प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक पार्ट 2 में, जिसका नाम है जल, इसके विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जल की आवश्यकता, जल की महत्ता, जल कितना महत्वपूर्ण है या जल किसके अंतर्गत आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। जब हम जल की चर्चा करते हैं तो पूरे जल मंडल के विषय में चर्चा करते हैं। और जब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं सौर मंडल में ग्रहों के और ग्रहों में पृथ्वी ग्रह के बारे में, कि पृथ्वी हमको देखने पर यानी अंतरिक्ष से देखने पर हमको कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की अधिकता है। पानी लगभग 2/3 हिस्सों पर इसका विस्तार है। जब हम ये सोचते हैं और देखते हैं कि जल से ही जीवन का निर्माण होता है और जल हमारे लिए कितनी आवश्यक वस्तु या आवश्यक संसाधन है। संसाधन में आप सभी जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी रिसाइकिल करके फिर जल को प्राप्त किया जा सकता है। हम इसके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और पहले जलमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी ग्रह के में पर जल के विषय में चर्चा करते हैं, तो जल के विषय में चर्चा करने से पहले हमें देखते हैं कि पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से। तो नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है और जल की अधिकता के कारण ही हमको यह नीली दिखाई देता है। तो सर्वेक्षण के माध्यम से हमको पता चला कि जो पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर जल का जो प्रतिशत है वह लगभग 71% है। 71%। और जो स्थल का भाग है यानी ऊपर उठा हुआ भाग, वो लगभग 29% भाग है। कितना है? 29%। यानी कि यदि हम इसको आधे से अधिक भागों में बांट दें, यानी 4 पार्ट में बांट दें, तो जो 3 हिस्सा है, जो 3 हिस्सा है वह क्या है? जल से भरा हुआ। तो 3 हिस्सा है वह जल से भरा हुआ है, यानी जो 3/4 हिस्सा है वह जल से भरा हुआ है और जो 1/4 हिस्सा है वह क्या है? स्थल मंडल है। तो जब इतना अधिक जल है यानी स्थल से ज्यादा जो है जल है, तो ये हमारे सामने क्यों बार बार प्रश्न आता है कि जल हमारे लिए हमको सेविंग करना चाहिए जल का, या जल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जल को रिसाइकिल या नवीकरणीय करना चाहिए, ये हमारे पास प्रश्न क्यों आता है? तो दूसरे मैथ से समझेंगे कि यह जो 3/4 भाग है, अगर इसको हम 100% मान लें कि यह जल का 100% है, ठीक, तो जो 100% जल है इसमें जो पीने के लायक जल है, जो पीने के लायक जल है उसका जो भाग है वह लगभग 97.5 भाग पीने के लायक नहीं है और 2.5 भाग जो है पीने के लिए शुद्ध जल की मात्रा है। ठीक है, अब इसमें से 97% यानी 97.5% पानी अशुद्ध, यानी जो जल की मात्रा है इसमें 97.5% जो पानी है वह अशुद्ध है और जो 2.5% जल है, प्रतिशत जल है, वह शुद्ध जल है। अब जब 97.5% अशुद्ध है तो हम इसको अशुद्ध क्यों कहते हैं? तो अशुद्धता का कारण यह है कि यह सब महासागरीय जल है और महासागरीय जल में जो लवणता होती है वह अधिक होती है, लवण की मात्रा मिली हुई होती है, लवण मिला हुआ होता है। लवण किसे कहते हैं? कि जो कोई साल्ट हो या किसी वस्तु में मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको लवण कहते हैं। जैसे कि जो यह शुद्ध जल है इसमें नमक की मात्रा अधिक है, ठीक है, नमक मतलब NaCl, ठीक, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, नमक की मात्रा
मिली होने के कारण, जो यह जल है वह क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसमें NaCl, जिसको हम, इसका केमिकल जो नाम है इसको हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड के कारण जो 97.5% जल है उसको अशुद्ध माना जाता है। अब आते हैं 2.5% जो शुद्ध जल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो शुद्ध 2.5% शुद्ध जल है उसमें 1.5% बर्फ के रूप में, ठीक है, वह ध्रुवों पर, जो पृथ्वी का ये ध्रुव है, ठीक है, इसको हम, अगर इसको हम दो भागों में बांट दें, पृथ्वी को दो भागों में बांट देंगे तो इसको हम कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, पोल कहते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का भाग होता है इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जो दोनों पोल होते हैं, इन पोल पे जो 1% हिस्सा है, पानी का जो 1% हिस्सा है वह क्या है, इसमें बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो यदि आप 2.5 में से 1.0 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, या 1.5%, तो आएगा 5 और 1.5, यानी कि जो 1.5% या 1% जल है, ठीक है, वह क्या है, हमारे पास उपस्थित है, यानी हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके पास वह सन्निहित है, जैसे कि नदी है, तालाब है, झरने हैं, या भूगर्भ के अंदर, ठीक है, इसमें नदी, तालाब, झरनों या भूगर्भ और भूगर्भ, भूगर्भ में क्या है, जिससे कि हम जल को प्राप्त करते हैं, उसमें सन्निहित है। ठीक, अब इसके बारे में हम चर्चा किए कि हमें पानी या पानी की जो जल संसाधन है उसको क्यों संरक्षित या संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मूल स्रोत में उपस्थित जल है वह लगभग 1% जल है, और 1% जल यदि हम सेविंग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन या जो जीवन है या जीव जंतुओं का जो जीवन है वह संकट में आ सकता है। इस प्रकार वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके विषय में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, जैसा कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए जल ग्रह कहना इसको उपयुक्त माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करता है या मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, जैसा कि हमने आपको बताया कि लवणीय क्यों है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा घुली हुई है, या मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल अलवण जल, जिसमें लवणता की मात्रा नहीं है, 2.5% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, जो बर्फ के रूप में या ध्रुवों में जमा हुआ है। और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से क्या होता है, बाहर, यानी कि मनुष्य की पहुंच से क्या है, बाहर है। जो 1.5% जल है वह क्या है, मनुष्य की पहुंच से बाहर है। ठीक है, और मनुष्य की पहुंच से बाहर होगा तो वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। संसाधन में हमने आपको बताया था कि वह संसाधन जो मानव उपयोग के लिए, वह सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वही संसाधन के रूप में उसे हम अपनाएंगे या उसको संसाधन कहेंगे। यदि उसके उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसको संसाधन की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। उपयुक्त है यह भौम जल नदियों और झीलों
में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो ये 1% जल है वह नदी, तालाब, झरनों या वायुमंडल में वाष्पित स्वरूप में हमको मिलता है। इसलिए जो अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ माना जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सके और न घटाया जा सकता है। जो जल है उसको न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह रिसाइकिल करके फिर शुद्धतम रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह नवीकरणीय संसाधन में आता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। जो इसकी प्रचुरता है, इसकी मात्रा, ठीक है, उसमें क्या है? विविधता है। कई प्रकार के मिश्रण या कई प्रकार के जल पाए जाते हैं, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर क्या होता है? गतिशील होता रहता है। आप देखते हैं कि कई नदियों के द्वारा धाराओं का प्रवेश होता है और उसमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए क्या होता है? यह विभिन्न रूपों में क्या होता है? गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसे गतिशील कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसको अब जब सारी चीजों का सम्मिश्रण करके इसको एक स्वरूप में बोल सकते हैं कि जल चक्र इसको कह सकते हैं आप। और मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। आप देखते होंगे कि फसलों के उत्पादन में भी हम इसका उपयोग करते हैं, पौधों की रोपाई में भी इसका उपयोग करते हैं, या वन रोपण में भी इसका उपयोग हम करते हैं। जल कृषि उद्योगों तथा कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी हमारी सहायता करता है या प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक, जो उसकी अलवणीय जल की मात्रा है बढ़ रही है या जल की आपूर्ति में कमी हो रही है हम लोगों के, उसका मुख्य कारक क्या है? उसका कारण क्या है? कि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या कैसे है? जैसे या जल की आपूर्ति की कमी के कारण, तो इसको हम देख सकते हैं कि जल की आपूर्ति की कमी के कारण, इसको हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे है? कि जहां की जनसंख्या कम है तो आप जाहिर सी बात है कि वहां पे जो उसके उपभोग की प्रक्रिया होगी वह कम होगी, यानी उसके उपभोग का जो दर होगा वह कम होगा उसकी अपेक्षा कि जहां पे जनसंख्या अधिक होगी। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी स्थान पे 2 व्यक्ति हैं और वहां 2 लीटर पानी है, ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के लिए 2 लीटर पानी, और कहीं पर किसी स्थान पर 4 व्यक्ति हैं और वहां पर 2 लीटर पानी है, तो पानी की उपभोग की जो मात्रा होगी वह कहां पर अधिक होगी? कि जहां पर व्यक्तियों की संख्या अधिक है, वहां लोग अधिक पानी पीने वाले हैं 2 ही लीटर में, लेकिन दूसरे स्थान पर 2 ही लीटर पानी 2 लोग पीते हैं, यानी कि जो उसके उपभोग का समग्र रूप है वह क्या है? जनसंख्या पे निर्धारित है या जनसंख्या पे डिपेंड है। दूसरा है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग अब इसी से संबंधित है, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न के उत्पादन में की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो उससे भुखमरी आएगी, और भुखमरी आएगी तो त्रासदी फैलेगी, ठीक है। इसलिए फसलों की मांग बढ़ेगी तो फसलों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होगी, तो क्या होगा? जल को भी क्या, उसका जल का दोहन शुरू हो जाएगा वहां से, ठीक है। दूसरा है नगरीकरण। नगरों में जो लोग जाकर बस जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि घरों के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता, या अत्यधिक दोहन, जब वहां पे नगरीकरण यानी जो होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का उपयोग वहां पर बढ़ेगा, और जो उपभोग बढ़ेगा उसका दोहन भी निश्चित स्वरूप में होना है, ठीक है। नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर भी इसका मुख्य कारक है। क्या?
क्योंकि जब जीवन स्तर सुधरेगा तो जल की आवश्यकता पड़ेगी, और जब जल की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जल का दोहन होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जल की उपलब्धता की समस्याएं कौन कौन सी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं।